नमस्कार दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। फंस गए ट्रंप, क्या वाकई अब नेतन्याहू ने ट्रंप को डंप कर दिया है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान और अमेरिका के बीच संभावित समझौते को लेकर अब नई अड़चनें सामने आ रही हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ईरान के साथ किसी भी ऐसे समझौते को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है जिसमें तेहरान को बड़ी रियायतें दी जाएं। इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताता रहा है और यही वजह है कि संभावित डील को लेकर तेल अवीव की चिंताएं अब लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ओर अमेरिकी राजनीतिक और सुरक्षा तंत्र के भीतर भी अब मतभेदों की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम के कुछ वरिष्ठ सलाहकार ईरान के साथ समझौते के पक्ष में नहीं है और उनका यह मानना है कि जल्दबाजी में किया गया कोई भी समझौता भविष्य में अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान नीति को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के बीच भी विरोधाभास देखा जा रहा है। जहां एक पक्ष कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष ईरान पर अधिक दबाव बनाए रखने की रणनीति का समर्थक बताया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA और अन्य सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट ने भी इस प्रस्तावित डील को लेकर संशय बढ़ाया है। खुफिया रिपोर्ट में ईरान की भविष्य की गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई सवाल हैं जिन पर अभी स्पष्ट कोई सहमति नहीं बनी है। ऐसे में भले ही बातचीत जारी हो लेकिन डील की राह दोस्तों आसान नहीं है। आने वाले दिनों में अमेरिका, इजराइल और ईरान के रुख के साथ साथ सुरक्षा एजेंसियों के आकलन ये तय करेंगे कि आगे समझौता बढ़ेगा या फिर मतभेदों की भेंट चढ़ जाएगा। इस मुद्दे पर हम आज खास चर्चा करेंगे। लगातार इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी चर्चा का मूल कारण क्या है। लेकिन सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इजराइल को यह डील मंजूर है क्यों नहीं। दरअसल आपको बता दें, परमाणु कार्यक्रम इस डील का सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इजराइल नरम समझौता नहीं चाहता है। ईरान भविष्य में परमाणु बम बना सकता है। एटम बम से इजराइल को खतरा होगा। प्रतिबंधों में राहत का विरोध किया जा रहा है। ईरान की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। ईरान का क्षेत्रीय प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा। डील के बाद सैन्य खतरा बढ़ने की आशंका है। नेतन्याहू का मानना है कि दबाव की नीति डील से बहुत बेहतर है और यही वजह है कि नेतन्याहू इस डील को लेकर, इस समझौते को लेकर फिलहाल अभी बैकफुट पर है। तो चलिए सीधा अपने मेहमान के पास चलेंगे। हमारे साथ कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। त्यागी साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद धन्यवाद, बताइए। सर, पहला सवाल तो मेरा यही होगा। वैसे दूसरा सवाल मैं करना चाह रहा था लेकिन पहला ही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात मैं आपसे बाद में करूंगा। नेतन्याहू का ये बयान क्या मानकर चला जाए कि अब ये जो शुक्रवार को बातचीत होने वाली है, ये बातचीत होगी तो जरूर, दोनों देशों के प्रतिनिधि एक टेबल पर बैठेंगे तो जरूर, लेकिन आगे कोई रास्ता निकलता हुआ सर नजर नहीं आ रहा है। जी देखिए, यूं समझिए कि अमेरिका और ईरान अपने आप को विन विन सिचुएशन में समझ सकते हैं। असलियत में ईरान ही विन सिचुएशन में है, अमेरिका तो नहीं है। पर मान लीजिए कि ये दोनों विन विन सिचुएशन में है, मगर वो सिचुएशन ऐसी है जैसे एक हलवाई और एक फूड इंस्पेक्टर के बीच में होती है। अगर हलवाई और फूड इंस्पेक्टर के बीच में विन विन सिचुएशन आ जाए तो नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है कंज्यूमर का, मिठाई खरीदने वाले का। ऐसे ही अगर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई भी समझौता होता है तो उसका नुकसान किसे होगा? इजराइल को। और इजराइल वो नुकसान मानने वाला नहीं है। और तो और छोड़िए, वो नुकसान को तो छोड़िए, इजराइल तो अब कहीं ज्यादा एक्शन लेने वाला है, ले लिया है, ले चुका है। जैसे दो एग्जाम्पल। पहला, लेबनान में उनसे कहा गया कि
शर्तों के अंदर कि इजराइल को अपने ट्रूप्स लेबनान से वापस लाने होंगे। साहब, ट्रूप्स को वापस लाने की बात तो आप छोड़ दीजिए, उसने लिटानी रिवर को क्रॉस करके थोड़ा सा वो एरिया भी लेबनान का अपने कब्जे में कर लिया जिसमें समुद्री यानी के मेडिटेरियन सी का वाटर फ्रंट है, और उसके सामने है K8 और K9 गैस स्टेशन या गैस फील्ड, यानी कि लेबनान के गैस फील्ड को भी वो अपने कब्जे में लाना चाहता है। ऐसे ही गाजा में भी 70% कब्जा कर चुका है, बाकी कोस्टल एरिया पे कब्जा करके वहां के भी मेरीन गैस फील्ड अपने कब्जे में लाना चाहता है। शायद ये उसकी ग्रेटर इजराइल प्लान का हिस्सा हो, लेकिन इजराइल ने ये साफ साफ कह दिया, जब तक नेतन्याहू ने मैं जिंदा हूं तब तक ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दूंगा। समझौता हो या ना हो, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। ये इजराइल का एटीट्यूड ताकि है। साहब फिर क्या लेकिन रास्ता निकल सकता है उसमें, क्योंकि इजराइल बिल्कुल स्पष्ट कर चुका है कि वो ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा, क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल को लेकर ये बयान भी सामने आए हैं, वो इसे मिडिल ईस्ट का कैंसर बताता है इजराइल को। और इजराइल अपने, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ग्रेटर इजराइल के प्लान पर, उसके भविष्य पर वो लगातार काम कर रहा है। बड़ा मुश्किल लग रहा है सर रास्ता फिर तो निकलना। जी, इजराइल ईरान को कैंसर बताता है। खैर, इन्हें एक दूसरे को कैंसर बताने दीजिए। ये समझौता होगा, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों ने इस पे साइन कर दिए हैं। 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में इस पे सिग्नेचर होने हैं। लेकिन ये क्यों होगा? ये इसलिए कि जैसे यूरेनियम के इशू को कह दिया गया कि ये 2 महीने के बाद ड्यूरिंग या लेटर ऑन डिस्कस कर लिया जाएगा, किसी को नहीं मालूम कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। ऐसे ही इजराइल के केस में भी ये कहा जा सकता है कि ईरान और अमेरिका दोनों हिजबुल्लाह को कह देंगे कि हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा इजराइल पर। इजराइल ने भी कह रखा है कि अगर हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा तो हम भी टेम्परेरीली यानी कि अस्थायी तौर पर हम भी अटैक नहीं करेंगे। इसका मतलब कि समझौता तो हो जाएगा, इस अटैक की वजह से समझौता नहीं रुकेगा, क्योंकि वो हिजबुल्लाह को मना लेंगे और इधर इजराइल बन जाएगा। लेकिन वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। देखिए साहब, हिजबुल्लाह रुक जाएगा, हमास रुक जाएगा, लेकिन इजराइल मुझे नहीं लग रहा है इस बात पर बहुत समझौता करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास जब तक जिंदा रहेंगे, वो ताकतें जब तक जिंदा रहेंगी, इजराइल के लिए तो खतरा ही है सर इंटरनली अगर देखा जाए तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वेरी वेल सेड कि इजराइल ये चाहता है हमास तो खत्म हो जाए, हमास को तो बिल्कुल नामो निशान खत्म हो जाए। और जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, वो चाहता है कि हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे। अब हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे, और वो ये भी कहता है कि हमारी लेबनान के लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह अपने हथियार डाल दे। हिजबुल्लाह एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है। 128 जो पार्लियामेंट की सीट है लेबनान के अंदर, उसमें से 18 या 15 सीट जो है वो हिजबुल्लाह की है। लेकिन हिजबुल्लाह टेम्परेरीली तो रोक सकता है, ईरान के प्रेशर में आके वो कुछ समय के लिए तो युद्ध को रोक सकता है, यानी कि वो हमला करना बंद कर सकता है। उतने दिन के लिए इजराइल भी नहीं करेगा, लेकिन ये एक स्टॉप गैप और टेम्परेरी अरेंजमेंट होगा। जैसे ही सिचुएशन खत्म होती है, वो फिर एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देंगे। लिहाजा ये जो डील है, पहले बात तो ईश्वर करे कि ये हो जाए, लगता तो है कि शायद ये हो जाएगी, लेकिन कितने दिन टिकेगी, दिस इज ए वेरी बिग क्वेश्चन मार्क, ए मिलियनियर क्वेश्चन। इतने सारे इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि अभी तक तो अमेरिका को समझे नहीं थे डोनाल्ड ट्रंप को। आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हुआ है कि भाई साहब, ये केवल आपका नुकसान नहीं था, आपकी बेइज्जती भी थी। और ये बेइज्जती ऐसी है कि जिसमें साफ साफ ये कहा जा सकता है कि सुपर पावर अमेरिका को ईरान ने हरा दिया, न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि पीस डील में भी। 2 बातें रखी गई थी, पहला रेजाइम चेंज, दूसरा यूरेनियम।
यूरेनियम को तो आगे 2 महीने के लिए टाल दिया गया, पता नहीं इसके बाद क्या होगा। ऑलरेडी 3 बड़े आदमी यानी कि CIA, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका, एज वेल एज उनके जो स्टेट सेक्रेटरी है रूबियो, एज वेल एज उनके डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट, तीनों डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। वो ये कहते हैं कि हमें बिल्कुल यकीन नहीं है, CIA कहता है कि ईरान अपने प्रॉमिस से फिर जाएगा। अभी वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर की बात हम बाद में करेंगे, बाद में जाके वो कह देगा हम तो अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। क्या कर लेंगे आप, क्योंकि आप ऑलरेडी 25 बिलियन उसको दे चुके होंगे, जो आपकी डील में था कि भाई मैं उसके ऊपर जो डी फ्रीजिंग है उसमें से आधा कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने तो ऑलरेडी एक इतनी अपने क्या कहते हैं पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है कि उन्होंने खोमेनी को मारा और ये कहा कि खोमेनी हमारा दुश्मन था, और खोमेनी का बेटा मोइतबा उसे वो अपना फ्रेंड कहते हैं। फ्रेंड करने का मतलब ये हो गया कि उन्होंने उस रजाइम को जिसे वो चेंज करना चाहते थे, आज उन्होंने उस रजाइम को लीगलिटी दे दी और ज्यादा ताकत दे दी। क्या यही तुम चाहते थे? When the questioning will be done, तो what answer Donald Trump will give? So this is a definite hard to him। और जब ये बेइज्जती सामने आएगी तो आदमी अपने घाव तो बर्दाश्त कर लेता है, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर बिल्कुल पाता। सर। जो और आदमी के साथ है वही देश के साथ भी है। त्यागी साहब, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शुक्रवार को जिन डॉक्यूमेंट्स पर साइन होंगे वो पूरा मसौदा होगा क्या, उनमें क्या क्या पॉइंट होंगे, किन किन बिंदुओं पर बातचीत की गई होगी और ईरान और अमेरिका ने किन बिंदुओं पर सहमति बनाई होगी, ये बहुत अहम है। डोनाल्ड ट्रंप का सवाल जो मैं आपसे शुरुआत में करना चाह रहा था, कल जब वो फ्रांस में दिखे माथे पर उनके सिकुड़न जरूर थी, क्योंकि उनको ये पता है कि शुक्रवार को सर जिस डील को साइन करने वो जा रहे हैं, जिस सहमति पत्र को वो साइन करने जा रहे हैं, उसमें आने वाले वक्त में चुनौतियां डोनाल्ड ट्रंप के लिए पलट कर आ सकती हैं दोबारा वापस। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। न केवल ये डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती हुई है, न केवल डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान हुआ है, बल्कि इस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप को यानी कि अमेरिका को और ज्यादा नुकसान और ज्यादा बेइज्जती सहनी पड़ सकती है। मान लीजिए 25 बिलियन डॉलर लेने के बाद, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम आपका आधा अकाउंट जो है वो डीफ्रीज कर देंगे, उसके बाद में अगर ईरान मना कर देता है कि मैं तो न्यूक्लियर डील के ऊपर अपना एनरिचमेंट का अधिकार छोड़ूंगा नहीं, कायम रखूंगा, अमेरिका क्या कर लेगा? क्या फिर वो दोबारा लड़ने की स्थिति में है? ऐसे ही जैसे जैसे इसके लिए है, न्यूक्लियर बम के लिए है, ऐसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अब ईरान ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब वो जानता है कि जल्दी से जल्दी मैं इसे 2 दिन में कैसे बंद कर सकता हूँ। मान लीजिए 1 महीने चलने के बाद उसने फिर बंद कर दिया, तो क्या अमेरिका फिर उसके पास लड़ने जाएगा? मेरे कहने का मतलब ये कि इतनी फ्रेजाइल और इतनी इम्प्रॉपर डील है ये। त्यागी साहब, ईरान के सामने भी तो ये बड़ी चुनौती है ना, क्योंकि आपने पहले ही हमले में उनके सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को मार दिया। अब आप अगर सुलह समझौता करते हैं अमेरिका की शर्तों पर, तो जब आप पलटकर अपनी ईरान की जनता के बीच जाएंगे तो जनता भी तो आपसे जवाब मांगेगी, जो जनता आज मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईरान की जनता जो रात को रोजाना प्रोसेशन निकालती थी, वी आर विद IRGC, हमारे लड़के लड़कियां सब आपके साथ हैं, AK-47 लेके चलेंगे। पिछले 5 दिन से क्या हो रहा है, वहां पे प्रोसेशन निकल रहे हैं, डेथ टू कॉम्प्रोमाइजर्स, डेथ टू अरागची, डेथ टू गालिबाफ, यानी कि रिजाइन करो, बंद करो, ये निकलने शुरू हो गए। पर यहाँ मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन नहीं हो रहे? क्या डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में प्रदर्शन नहीं हो रहे? सर बिल्कुल। आप कुछ भी कीजिए, किसी भी तरह का आप समझौता कीजिए, क्या आप 100% लोगों को किसी एक बात के ऊपर सहमत कर सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता। तो वो जो ईरान में प्रदर्शन है, या जो इजराइल में प्रदर्शन है, या जो अमेरिका में प्रदर्शन है, ये तभी तक है जब तक ये डील पे फाइनल सिग्नेचर नहीं होते। लेकिन डील पे फाइनल सिग्नेचर होने के बाद क्या गारंटी है कि वो डील कंटिन्यू करेगी? ये है सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि उसमें इतने सारे इफ एंड बट है। देयर इज नो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन ईरान एंड अमेरिका।
तो वो अब डील के इंतजार उसके इंतजार उसमें इन बर्थ सवालों के डिफेक्ट बीच, इन जवाबों के बीच, त्यागी साहब, अब शुक्रवार का है। वो मसौदा सबसे महत्वपूर्ण है, जिस मसौदे को तैयार किया गया है इस पूरे मामले में, कि अब आगे जो है वो शांति बरकरार रखना चाह रहा है। हालांकि नेतन्याहू बिल्कुल साफ कह चुके हैं कि अगर परमाणु ताकत बनता है ईरान तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और वो इस पक्ष में नहीं रहेगा। फिलहाल सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जरूरी बातचीत के लिए। तो चलिए दर्शकों, आगे बढ़ेंगे।